नमस्कार दोस्तों, वेदांत एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसा कि आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ, आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। क्यों कहते हैं मायका नदियों का? क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती हैं कि यहाँ से मध्य प्रदेश से सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी होता है, और उद्गम तो होता है और किसी अन्य राज्य में भी पानी देती हैं। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए कि भारत के बीचों बीच में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। देश का हृदय भी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। यहाँ से बाहर से नदियाँ तो अंदर नहीं आ पाती, बाहर से नदियाँ मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाती, बल्कि मध्य प्रदेश से ही नदियाँ दूसरे राज्यों में जाके पानी देती हैं। आज बात समझ में, मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? नदियों का मायका। आज बात समझ, हम देखते हैं नदियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी। अच्छा, नर्मदा नदी है कहाँ? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ जाके विलय होती है, इसकी टोटल कितनी लंबाई है, यशुरी बनाती है कि डेल्टा बनाती है, यशुरी और डेल्टा क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानकारी हम अभी आपको बताते हैं। आज बात समझ में, देखिए ये है आपको जैसा कि मध्य प्रदेश का डायग्राम दिख रहा है। देखिए, अपने हाथ का बनाया हुआ डायग्राम हम डायरेक्ट फोटो कॉपी तो कर नहीं देते। आज बात थोड़ी ऊपर नीचे होता है तो इतना आपको छेड़खानी नहीं करना है कि ससुरा यहाँ पे गलती वो है। आज बात समझ लेना है कि माना कि मध्य प्रदेश है। देखो, माना कि ये क्या है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला है। मध्य प्रदेश में एक अनूपपुर जिला है। अनूपपुर जिले में देखिए, यहाँ पे एक जगह है अमरकंटक। कौन सा जिला है? अनूपपुर। अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले से एक कौन सा कहाँ से? अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक पर्वत श्रेणी से 3 नदियों का उद्गम होता है। कितने नदियों का उद्गम होता है? 3। कौन कौन सी नदियां हैं? सोन, नर्मदा और जोहिला। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक श्रेणी से कितने नदियों का उद्गम होता है? 3। कौन कौन? सोन, नर्मदा और जोहिला। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी। अच्छा, नर्मदा को क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा? किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा उसी को कहा जाता है जो इसके आर पार, यानी जो सर्वाधिक लाभान्वित करे। देखो, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जाती है कि नहीं जाती? ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से भी जाती है। आज बात समझ में कि नहीं जाती? ये कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अच्छा देखिए, ये कौन सी दिशा कौन हो जाएगी? ये पूरब दिशा है कि नहीं है? आज बात समझ में। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा? पश्चिम। तो अगर बात की जाए कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर। किस दिशा में? पूरब से पश्चिम की ओर। किस जिला से उद्गम होता है? अनूपपुर के अमरकंटक से होता है। आज बात समझ में, अनूपपुर जिले से कितने नदियों को उद्गम होता है? 3 नदियों को, सोन, नर्मदा और जोहिला। अच्छा, नर्मदा किस दिशा में बह जाती है? पूरब से पश्चिम की ओर। सोन किस दिशा में बह जाती है? उत्तर की ओर बह जाती है। सोन किस दिशा में बह जाती है? उत्तर की ओर बह जाती है। और जोहिला किस दिशा में बह जाती है? पूरब की ओर बह जाती है। उनको भी पढ़ेंगे, पर पहले नर्मदा के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, उद्गम कहाँ से हो रहा है? उद्गम अनूपपुर से। आज बात में, तो अच्छा, जिसका कहीं न कहीं उद्गम होगा, कहीं न कहीं जाके दूसरे पे मिलेगी, किसी समुद्र पे मिलेगी, कि कोई अन्य नदियों पे जाके मिलेगी। किसी न किसी नदी या समुद्र पे मिलना तय है, नदियों को मिलना तय है। अच्छा, तो कहाँ पे जाके मिलेगी ये? अच्छा देखिए, ये गुजरात राज्य है। गुजरात से होते हुए बहेगी और अंततः जाके मिलेगी अरब सागर। अरब सागर है। देखिए, सागर बहुत बड़ा होता है। सागर बहुत बड़ा होता है। आज बस में, और सागर में छोटे छोटे जो खाई के रूप में कहीं ऊपर नीचे बना रहता है, उसे कहते हैं। एक है खंभात की खाड़ी।
कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी किस सागर में है? अरब सागर में। तो ये नर्मदा नदी जाके खंभात की खाड़ी गुजरात में मिल जाती है। आज बात समझ में? तो कहाँ बन जाती है? मिल जाती है खंभात की खाड़ी गुजरात अरब सागर में। कौन सी नदी का विलय होता है? नर्मदा नदी का। अच्छा, टोटल इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई अगर यहाँ से देखी जाए और अंतिम तक देखी जाए, जिसकी कितनी है? 1312 किलोमीटर। टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर मध्य प्रदेश की, नर्मदा नदी की लंबाई। लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई टोटल कितनी है? मध्य प्रदेश, देखो ये मध्य प्रदेश है और इसके बाद फिर गुजरात लग जाएगा, लेकिन हम मध्य प्रदेश में ही इसकी यहाँ से इसके बीच की दूरी हम मापते हैं, कितनी है? 1077 किलोमीटर। ये एमपी में है, यानी नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077। टोटल कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर। अच्छा, तो देखो जब नदियाँ मिलती हैं ना किसी दूसरे पे, तो हो सकता है कि जब अंतिम में मिलती हैं तो हो सकता है कि अपना मुहाना चौड़ा कर दें। चौड़ा कर दें मतलब फैला दें, यानी दो प्रकार का निर्माण करती हैं। या कि हो सकता है कि डेल्टा का निर्माण करे, या कि क्या कर सकती है? एस्चुरी का निर्माण करे। दो ही प्रकार से बनेगा। तो डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होती है? अगर ध्यान से देखो, ये नदी है, ये क्या है? नदी। मान लो अभी इतना बह रही है, अब ये क्या है? समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है, यानी कहीं पे मिलने जा रही। अगर धीरे धीरे इसका मुहाना अंतिम में मिलते समय किसी नदी का मुहाना समुद्र में या कि अन्य में जगह पे मिलते समय उसका मुहाना क्या हो जाए? चौड़ा हो जाए। क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। आ रही बात समझ? अभी जितना बह रही है धीरे धीरे, अगर ये चौड़ा क्यों हो जाता है पता है आपको? इधर से नदियाँ कचरा बहा के ले जाती है और यहाँ पे महुआ में या इसका मुहाना है, अब मुहाना में क्या हो जाए? कचरा जमा हो जाए। पानी की धारा तो रुक नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं उसको निकलना तो है, तो धीरे धीरे पानी की धारा यहाँ पे जमा हो जाएगा कचरा, तो धीरे धीरे पानी इधर उधर से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पानी फैल जाता है। डेल्टा का मतलब होता है नदी के मुहाना जब होता है उसका चौड़ा हो जाना, डेल्टा कहलाता है। तो एस्चुरी क्या कहलाती है महाराज? माना कि ये नदी है, आ रही बात समझ में? ये नदी है, अब धीरे धीरे समुद्र या मिलने जाती है, समुद्र पे अगर मिलती है इसका धीरे धीरे क्या हो जाता है? सकरा हो जाना। अंतिम में इसका क्या हो जाना? सकरा हो जाना, कम हो जाना। अरे नदी इतना बह रही है, धीरे धीरे ऐसे हो गई तो क्या हो गई? डेल्टा। अगर नदी धीरे धीरे ऐसे बह रही है, अंतिम में क्या हो जाती है? ऐसा हो जाती है, ये क्या हो गई? एस्चुरी। तो नर्मदा नदी अरब सागर में क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है या डेल्टा का निर्माण करती है? तो किसका करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी और डेल्टा में अब तो कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी, चलो नहीं आनी चाहिए हमारे हिसाब से। आज बात समझे? तो ठीक है। तो पूछा जाता है एक बात और कि मध्य प्रदेश की ऐसी कितनी नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं तो कौन कौन सी हो जाएगी? कौन सी नदी है? देखो, एक तो नर्मदा नदी है, इसके अलावा एक आएगी ताप्ती नदी। याद रखिएगा, ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। नर्मदा, ताप्ती और कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी? माही। याद रखिएगा, माही नदी के बारे में कभी कभी ज़्यादा सवाल इसलिए पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है ना, तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। 2 बार कैसे काटती है? देखो, एक बार देख लो। जैसे ही मानो कर्क रेखा है और इंदौर से धार से लगभग कौन सी नदी का उद्गम होता है? माही नदी का उद्गम यहाँ होता है। अब धीरे धीरे इसका बहना किस दिशा में हो जाता है? पहले ऊपर की ओर बहती, तो ऊपर की ओर बही, नीचे से फिर इधर पर्वत हो जाते हैं, चोटियाँ हो जाती है, तो धीरे धीरे इसको कहाँ पे आना पड़ता है? नीचे आना पड़ता है। यानी एक बार यहाँ काटी फिर पुनः ही नीचे आई, तो 2 बार काटी कि नहीं काटी? तो ये मध्य प्रदेश की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसके अलावा और कोई नदी नहीं है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की ऐसी कितनी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं? ताप्ती, माही और नर्मदा। मध्य प्रदेश की 3 ऐसी नदियां हैं जो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आ रही बात समझ में?
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। जो देश की किस नंबर की नदी है? देश की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है। आ रही बात है? देश की 5वीं, मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी। आ रही बात समझ में? ये बात समझ में। अच्छा, तो आपसे बात की जाए कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतमाला के बीच बहती है? आ रही बात समझ? तो एक ऊपर में कौन है? विंध्याचल है। कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल है। और नीचे कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा है। सतपुड़ा है। सतपुड़ा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीचों बीच बहती है। आ रही बात समझ में? ये आपको डाउट नहीं होगा। अच्छा, नर्मदा नदी के अन्य क्या क्या नाम है? इसे अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? देखो, नर्मदा का सबसे पहले नाम होता है, देखो जब कोई छोटका बच्चा होता है, मुन्ना होता है ना, तो उसका नाम अलग अलग तरीके से रखा जाता है। ये लाला बाबू सोना रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? रखा जाता है। तो इसका सबसे पहले नाम था, इसका नाम था रेवा। याद रखिएगा, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? नर्मदा का सबसे पहले नाम क्या था? इसे रेवा नाम था। रेवा क्या है? लड़की है या लड़का? बताओ। नर्मदा, ये रेवा लड़की है कि लड़का है? ये लड़की है। क्या है? लड़की है। आ रही बात समझ में? लड़की है, तो लड़की है तो कभी ना कभी इसका विवाह तो होगा कि नहीं होगा? शादी ब्याह होगा कि नहीं होगा? हाँ, शादी ब्याह होगा। तो जब इसकी शादी हुई, अच्छा देखो, जब शादी ब्याह होती है तो नई नवेली दुल्हन आती है कि नहीं आती बबुआ? आती है। तो उसका जो पति होता है तो अपने मेहरारू का अलग से नाम रखता है कि नहीं रखता? अपने हिसाब से रखता है। तो रखता है, तो चलो कौन रखेगा, कैसे रखेगा, अभी आपको बता रहा हूँ। रेवा एक लड़की थी, किस वंश की राजकुमारी थी? नागवंश की। नागवंश की। ये आपको थोड़ी इतिहास में ले जाके बता रहा हूँ, ठीक है। नागवंश की कौन सी राजकुमारी थी? रेवा थी। और इसका एक विवाह हुआ, जिसका किससे हुआ था? पुरुकुत्स से हुआ था। पुरुकुत्स नामक राजकुमार से इसका विवाह होता है। क्या होता है? विवाह होता है। तो जब विवाह होता है ना, तो पुरुकुत्स ने, जब राजकुमारी रेवा किसके घर जाती है? दुल्हन बन के पुरुकुत्स के घर जाती है, तो पुरुकुत्स ने क्या अलग अलग से नाम अपने, मतलब अपनी मेहरारू को बुलाने के लिए एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? नर्मदा नाम दिया था। वही नर्मदा है। आ रही बात समझ में? तो नर्मदा नाम कैसे पड़ा? किसने दिया था? पुरुकुत्स ने दिया था। आ रही बात समझ में? इतिहास में मिलेगा बाबूआ, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या क्या है? रेवा, नर्मदा। अच्छा, दो पर्वतों के बीच में बहती है कि नहीं बहती? सकरापन होता है कि नहीं होता? अरे दो पर्वतों के बीच में ऐसे निकलोगे, दीवार, अरे नाली से निकलोगे तो क्या ऐसे फैल के निकलोगे? सिकुड़ के निकलोगे। सिकुड़ के निकलोगे, क्या होगा? संकरा होगा। इसे एक अन्य नाम क्या कहते हैं? संकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरी कहते हैं। संकरी कहते हैं। आर्य कहते हैं। एक और नाम मिलता है, इसे कहते हैं मैकाल सुता। इसका अन्य नाम मिलता है मैकाल सुता, क्योंकि अनूपपुर अमरकंटक में कौन सी श्रेणी जाती है? मैकाल की श्रेणी जाती है। मैकाल श्रेणी से निकलती है, इसे कहते हैं मैकाल सुता। आर्य भाषा में मैकाल सुता। ये रही नर्मदा नदी की सामान्य जानकारी। अच्छा, ये इसके अलावा जो अभी बाकी है वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी की अन्य नदियाँ आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। आर्यवाद, धन्यवाद।